गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम जुड़ गए हैं राजा राममोहन रॉय को ही पढ़ते हुए। हमने पहले पार्ट के अंदर राजा राममोहन रॉय के उनके प्रारंभिक जीवन को पढ़ा था और साथ ही हमने उनके धर्म के संबंध में विचार भी जाने थे। इस बार इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अब तुमको जो पढ़ाई करनी है उस पढ़ाई को करते वक्त हमें थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई को करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी पढ़ाई का 2 लक्ष्य हैं। पहला, जिस एग्ज़ाम को आप पास करने वाले हैं उसके अनुरूप आप तैयारी करें, बड़े क्वेश्चन की तैयारी करें या जो है 10 लाइन के क्वेश्चन, मतलब एमए की पढ़ाई के हिसाब से। लेकिन जब यही टॉपिक कॉम्पिटिटिव में बदल जाते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन पिन पॉइंटेड हो जाती है, सूचनाएं, जानकारियाँ, मल्टीपल चॉइस, और उसमें हम दोनों ही चीज़ों का अब जो पढ़ेंगे हम उसमें हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताई कि इन्फॉर्मेशन जो है, जब भी आप कोई विचारक पढ़ते हैं तो उनका कई सारा हिस्सा तो ऐसा है जिसको आपको याद करना ही होगा। प्रारंभिक जीवन में फैक्ट्स जो हैं, किसी ने क्या किया या उनके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई या क्या क्या उपलब्धियां उनके जीवन की हुई, ये सब हमें याद करने पड़ेंगे। और कुछ हिस्सा ऐसा है जो उनके विचारों से संबंधित है, वो उनको हमको समझना होगा। तो इसी रूप में मैंने आपको उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में राजा राममोहन राय के बताया था और साथ ही उनके धर्म के संबंध में विचारों के बारे में। और अब आज हम पढ़ेंगे राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार और उनके शिक्षा के संबंध में विचार। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार। राजा राममोहन राय मूलतः समाज और धर्म सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन समाज की बहुत सारी कुरीतियों की ओर इशारा भी किया और आघात भी किया। उन्होंने धर्म और समाज की बुराइयों को साफ कर राजनीतिक चेतना का धरातल तैयार करने का एक प्रयास किया और इसीलिए समाज की हर उस बुराई की ओर उन्होंने इशारा किया जो उनको ऐसा लग रहा था कि वो समाज के स्वरूप को खराब कर रही है। सबसे पहले उन्होंने परंपरावाद का विरोध किया। परंपरावाद, उनका मानना था कि वर्षों से परंपरा के नाम पर धर्म और समाज में कर्मकांड को बढ़ावा दिया जा रहा है या मिल रहा है, जो कि अनुचित है। परंपरा के नाम पर ये जो अनुचित आचरण है उसका उन्होंने विरोध किया। परंपरा का अर्थ है किसी भी कार्य का एक अटूट सिलसिला जो कि प्रथा का रूप ले लेती है। यानी हम जब पीढ़ी दर पीढ़ी एक काम को करते रहते हैं और फिर हम उसको परंपरा का नाम दे देते हैं, तो उसमें ये परंपरा दोनों ही प्रकार की होती है। ये स्वस्थ और अच्छी परंपराएं भी हैं और बुरी भी हैं। यहाँ पर राजा राममोहन रॉय ने बुरी परंपराओं की ओर इशारा किया जो समाज और धार्मिक क्षेत्र में विकृतियां पैदा कर। तो इसलिए उन्होंने ये माना कि हम केवल परंपरा के नाम को देख के हर उस कार्य को जो कि उचित नहीं है अगर हम कर रहे हैं तो वो गलत है, और इसीलिए परंपरावाद का उन्होंने विरोध किया। दूसरा विरोध जो पहले विरोध के साथ ही जुड़ा हुआ है वो है सती प्रथा का विरोध। परंपरा के नाम पर सती भी एक प्रथा थी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में या भारतीय समाज में पाई जा रही थी। सती प्रथा का तात्पर्य है जब पति की मृत्यु होती है उस समय पत्नी का भी उसके साथ मरना या आत्महत्या करना, और इसी को सती प्रथा को राजा राममोहन रॉय ने उसका विरोध किया और ये माना और कहा कि ये शास्त्र सम्मत नहीं। अपने पारिवारिक जीवन में उन्होंने देखा, अपने घर में उन्होंने देखा सती प्रथा का एक बहुत ही विकृत रूप। 1811 में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई थी और उनके मरने के बाद उनकी भाभी को बहुत बलपूर्वक भाई के साथ ही चिता में जिंदा जलाया गया। ये स्मृतियां उनके अंदर रह गई और वो जो चेहरा उन्होंने उस समय बंगाली समाज का देखा वो उनके अंदर कहीं ना कहीं शेष रह गया, और इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर ये निश्चय कर लिया कि इस बुराई का वो विरोध करेंगे, और इसीलिए उन्होंने इस प्रथा के विरोध में बहुत सारे लेख लिखे। 1829 में उन्होंने एक पुस्तिका भी उस सती प्रथा के विरोध में लिखी। उन्होंने जो सती प्रथा का विरोध किया, उसको एक सामाजिक आंदोलन बना दिया। उसी का परिणाम हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने
1829 में एक अधिनियम बना के सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि यही एक पहला अवसर था जबकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामाजिक जीवन के अंदर एक प्रवेश किया था। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जो कि भारतीय सामाजिक प्रथा के खिलाफ था। उसके बाद जिस तरह का विरोध उनको झेलना पड़ा, तब अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि कुछ भी करना है लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो बहरहाल मुख्य बात यह है कि राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया और ये बहुत ही ऐसा कदम था जो उस समय उठाया गया महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो राजा राममोहन रॉय के सामाजिक विचारों में, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरी चीज जो है वो है राजा राममोहन रॉय ने महिला की स्थिति, उनको सुधारने और उनकी स्वतंत्रता का समर्थन किया। एक पुरुष के द्वारा महिलाओं की पीड़ा को इतनी गहराई से और इतनी नजदीकी से समझना और उसके बारे में बात करना अपने आप में उस विचारक के महत्व को दर्शाता है। राजा राममोहन रॉय ने स्त्रियों के साथ होने वाले अन्यायों और अत्याचारों का घोर विरोध किया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, उन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया, उन्होंने मृत पति की जो संपत्ति में औरत को स्थान दिलाने का समर्थन किया, उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। इन सारी बातों में उन्होंने बाल विधवाओं के पुनर्विवाह की बात की। और आप सबसे ज़्यादा देखिए कि बंगाल में तत्कालीन समाज में विधवा जो एक विधवाओं की स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। चाहे वो विधवा एक बच्ची हो, बाल विधवा हो, चाहे वो एक प्रौढ़ विधवा हो और चाहे वो युवा विधवा हो, तो उन्होंने इस विधवा स्त्री के परिवार में जो बुरी स्थिति थी उस पर बहुत अधिक फोकस किया। 1822 में उन्होंने एक प्रसिद्ध निबंध लिखा था, हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां, जिसमें उन्होंने खुल के विधवा की स्थिति के बारे में समाज का ध्यान खींचा। और उन्होंने ये कहा कि जो बाल विधवाएं हैं या युवा विधवाएं हैं उनका तो पुनर्विवाह होना ही चाहिए, और जो प्रौढ़ विधवाएं हैं उनको शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना समाज का एक दायित्व है। तो उस समय में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में और विशेष रूप से विधवाओं की स्थिति, जिनको कि पुरुषों ने संपत्ति के जो अधिक संपत्ति का कहीं बंटवारा ना हो इसके लिए एकदम जो है मार्जिनलाइज कर दिया था, उस पे उन्होंने जो है फोकस किया और समाज का ध्यान इन विधवाओं की ओर केंद्रित किया। उन्होंने बच्चों, लड़कियों की शिक्षा पे भी बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह के उसका समर्थन किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने से संबंधित थी, उनकी ओर राजा राममोहन रॉय ने ध्यान केंद्रित किया। इसलिए महिलाओं के संबंध में उनका जो काम है या योगदान है वो बहुत खास है और उसको बिल्कुल भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। समाज में स्त्रियों के साथ होने वाली असमानतापूर्ण व्यवहार के अलावा भी बहुत सारी रूढ़िवादिताएं और संकीर्णताएं समाज में पाई जा रही थी, उनके बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया और हिंदुओं के असंख्य जातियों और उपजातियों में विभक्त होने को एक बुराई बताया। बहुत सारी जाति के साथ भेदभाव जुड़े हुए थे, निषिद्ध भोजन जुड़ा हुआ था। इन सभी की ओर भी उन्होंने ध्यान दिलाया समाज का, और एक प्रकार से सामाजिक रूढ़िवादिता और संकीर्णता के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई। और जैसा मैंने बहुत शुरू में आपको बताया था कि 1815 में जो आत्मीय सभा उन्होंने बनाई थी उसका जबकि उद्देश्य धर्म और दर्शन से जुड़ा हुआ था, पर फिर भी उसने सामाजिक बुराइयों पे बहुत सारा काम किया था। तो अब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक पतन का मूल कारण राजा राममोहन रॉय ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ढूंढा और ये कोशिश की कि वो भारतीय समाज को इस प्रकार से पुनर्गठित करें कि
राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वो भारत को एक महान राष्ट्र बना सके और विश्व के आधुनिक राष्ट्रों के साथ खड़ा कर सके। तो इस कोशिश के लिए सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को सुधारना ज़रूरी था और ये काम उन्होंने बहुत जो है गंभीरता से किया। राजा राममोहन रॉय के सामाजिक विचारों के अतिरिक्त आज हम उनके शिक्षा से संबंधित विचारों को भी पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है और इसीलिए हम इन विचारों को अलग अलग से नहीं बल्कि एक दूसरे से जोड़ के देख के समझें तो वो ज़्यादा आसान होगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इतना बात आप हमेशा ध्यान रखें कि राजा राममोहन रॉय एक पुनर्जागरण युग के विचारक हैं, यानी कि समाज को जागृत करने का काम उनका सबसे प्राथमिक काम था। और इसीलिए जब आप उनके शिक्षा संबंधी विचार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने पूरी तरह से भारतीय समाज को जागृत करने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि मध्य युग के बाद इन विचारों की उत्पत्ति हुई है। आपने ये समझा था कि हम मध्य युग को अंधकार युग कहते हैं, तो अंधकार के बाद जब उजाला आया, समाज जागने लगा, तो उसके लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया। अब मध्य युग को अगर आप देखें या बहुत डिटेल में मैं ना भी समझाऊं तो आपको इतना बता दूं कि मध्य युग वो युग है जहां धर्म बहुत ज़्यादा हावी हो गया था समाज पर, और इसीलिए धर्म और राजनीति का एक ऐसा गठबंधन बन गया था जिससे कि समाज बुराई की तरफ या अंधकार की ओर बढ़ गया। सारी जो मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति थी वो मंदिरों, मठों से या पुरोहित वर्ग के साथ जुड़ गई और इसीलिए उनके पाठ्यक्रम में भी धर्मशास्त्र, पौराणिक साहित्य का या संस्कृत या व्याकरण की प्रधानता थी। और इसी कारण से भारतीय जो थे वो नवीन और आधुनिक विचारों से अपरिचित थे। हालांकि उनका भारतीय दर्शन और संस्कृति से कोई विरोध नहीं था, पर फिर भी उनका मानना था कि जो शिक्षा पद्धति है मध्ययुगीन, वो बहुत हद तक उसके जो पाठ्यक्रम हैं वो धर्म शास्त्रों से या पौराणिक साहित्य से ज़्यादा संबंधित है। उसमें जो विज्ञान और अन्य विषयों की जो आधुनिकता नहीं है, इसलिए उन्होंने ये उनका मानना था कि ये शिक्षा अनुदारवादी, परंपरावादी और संकीर्ण है और इसमें किसी तरह की एक वैचारिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसीलिए इस शिक्षा के कारण समाज मध्ययुगीन मानसिकता का शिकार हो जाता है। हम जैसा पढ़ेंगे, केवल जैसा जानेंगे, वैसी ही हमारी सोच बनेगी। तो अगर हमको समाज को बदलना है तो हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना होगा। इसलिए उन्होंने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया। अब चूंकि उन्होंने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया तो यहाँ एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। तो क्या उनको भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृति या भारतीय शिक्षा से कोई परहेज था? तो मैं कहूँगी कि नहीं था। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति से उन्हें या उस पाठ्यक्रम से उन्हें कतई परहेज नहीं था। हालांकि उन्होंने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम का विरोध किया, लेकिन फिर भी उनकी गहरी आस्था अपनी संस्कृति में थी, पर केवल संस्कृति में नहीं थी। केवल वो किसी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो पूरी दुनिया के लिए भारत को खोलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मध्ययुगीन शिक्षा का विरोध किया। अन्यथा उनका अपनी संस्कृति और दर्शन में गहरी आस्था थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और जैसा कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने तुम्हें बिल्कुल उनके प्रारंभिक जीवन में पढ़ाते वक्त बताया था कि कुछ संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया था, तो तुम अपने मन में एक बार सोच के ये रिमाइंड या एक विचार करो कि वो कौन से ग्रंथ थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। अगर हम क्लास में होते तो मैं तुमसे पूछ सकती थी, पर फिर भी ये प्रश्न करते वक्त मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अगर वो पुरानी बातें भी होंगी तो तुम्हें वो बात याद आएगी कि मैंने बताया था कि संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने बंगला में अनुवाद किया था। और वो संस्कृत ग्रंथ थे 1815 में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद किया था। 1816 में उन्होंने केनोपनिषद का और ईशोपनिषद का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
तो ये जो बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इन अनुवाद के पीछे उनका सीधा सा उद्देश्य था कि सामान्य जनता अपने दर्शन, संस्कृति और साहित्य के महान परंपरा को समझे। और वो कैसे समझेगी? जबकि हम उनको समझाने के लिए देशज भाषाओं का यानी देसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे। और वो देसी भाषाएं कौन सी हो सकती हैं? हिंदी हो सकती है, बांग्ला हो सकती है, या उन्होंने जैसे कि कई भाषाओं में अनुवाद किए। तो वो उनका केवल उद्देश्य था कि लोग, सामान्य जनता भी उन महान ग्रंथों को पढ़े और समझे। तो उनका अपनी दर्शन और संस्कृति का उनको पूरा उन्होंने उनको महत्व दिया और चाहा कि भारतीय जो लोग हैं, सामान्य जनता है, वो उन जो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को पढ़े समझे उन्हीं की भाषा में। तीसरी चीज़ जो उनकी शिक्षा संबंधी विचार में महत्व रखती है वो है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन्होंने कहा मध्ययुगीन शिक्षा से हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये शिक्षा मंदिरों, मठों, गुरुकुलों से जुड़ी हुई है और इसमें एक ही प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इसलिए उन्होंने ये चाहा कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि इसी को पढ़ के भारतीय यूरोप की तरह विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों को समझेंगे और आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे। पश्चिमी शिक्षा की तरह उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी भारत के विकास का की आवश्यक शर्त माना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए खर्च किए जाने वाली जो पैसा था उसको मंजूर किया और ये भी निर्णय लिया कि ये पैसा संस्कृत भाषा और भारतीय पाठ्यक्रम पर खर्च होगा, तब राजा राममोहन राय ने इसका विरोध किया। मैंने आपको बताया भी था, जो उन्होंने निबंध लिखे उसमें 1823 में उन्होंने लॉर्ड एमहर्स्ट को एक पत्र लिखा था जिसमें ये कहा कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो भारतीय जो शिक्षा प्रणाली वो स्थापित करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं वो पाश्चात्य पाठ्यक्रम के अनुसार हो, और ताकि भारतीयों को काफ़ी सारी नई चीज़ों की जानकारी मिल सके। तो इसलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए। 1816 और 17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। 1822 और 23 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी कहा कि वो अंग्रेजी स्कूल भारत में खोले, और दूसरी ओर उन्होंने भारतीयों को कहा कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजें। तो उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी दोनों को ही भारत के लिए आवश्यक माना, और ये माना कि इसी मार्ग पे चल के हम ये जो जितने भी आधुनिक राष्ट्र हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। और अंततः उन्होंने सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा का समर्थन किया। सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए वो उपलब्ध हो, और एक ऐसी शिक्षा जिसमें उन्होंने माना कि प्राथमिक शिक्षा सभी वर्ग और जाति के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क हो। ये कितनी आगे की सोच थी। आज जो है लोकतांत्रिक सरकारें इसको अपनी एजेंडा के अंदर शामिल करती हैं कि हम सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। वो बात कितनी वर्षों पहले राजा राममोहन रॉय ने सोची और उन्होंने इस बारे में कहा, लिखा। उन्होंने ये भी कहा, बड़ी अलग बात है कि शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक दंड की परंपरा नहीं होनी चाहिए, बड़े सौम्य और शांतिप्रिय तरीकों से बच्चों को अनुशासित किया जाए। तो ये भी उनका ऐसा मानना था कि सबके लिए सुलभ हो शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पे बल दिया, और प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क हो। तो इस तरह राजा राममोहन रॉय ने भारतीय समाज को पुनर्जागृत करने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण औजार की तरह इस्तेमाल किया, और उन्होंने आधुनिक शिक्षा की हिमायत की। बहुत सारे आलोचक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राजा राममोहन रॉय ने पश्चिमी शिक्षा और पाठ्यक्रम को भी प्राथमिकता दी और अपनी देसी भाषाओं के स्थान पे अंग्रेजी को प्राथमिकता दी, इसलिए हम उनकी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं मान सकते। और इसीलिए जब 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जब लहर हो रही थी, तो अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं ने राजा राममोहन राय की शिक्षा व्यवस्था पे अपनी असहमति प्रकट की। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये
बहुत ही पुरानी बहस है जिसमें कि हम ये मानते हैं कि केवल जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी अपनी हो, इसीलिए वो सराहनीय हो। ये एक ऐसी बात है जिसको राजा राममोहन राय ने स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि जितना हमारा अन्य शिक्षा की पद्धतियां हैं या अन्य जो देश हैं उनकी जो ज्ञान है उससे संपर्क होगा, उतना ही हमारे जो समाज में और राजनीति में निखार है। तो उस लिहाज से उन्होंने अपने समय में बहुत सही जो अ, नवाचार किया। और ये एक अलग चीज़ है कि आलोचक उसको किस दृष्टि से देखते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर राजा राममोहन रॉय के सामाजिक और शिक्षा के संबंध में विचारों को पढ़ा, और अब इस तीसरे वीडियो के अंदर हम इसको कंक्लूड करेंगे जहां हम ये राजनैतिक और आर्थिक विचार पढ़ेंगे और फिर इसका मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप अपने जो बुक है, चूंकि मैं तो आपको एक बुक अपने दे चुकी हूँ, उससे आप इस टॉपिक को पढ़ें और आप किस तरीके से इसमें और क्या आपको चाहिए, क्या मुझे और आपको बताना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताएं। धन्यवाद।